Good morning, students of class 12th. Today in our economics class, we are going to continue our chapter number 12. So our today's topic is state of environment in India. Environment की state कैसी है, situation कैसी है हमारे देश के अंदर. देखिए, हम जानते हैं हमारे देश में दुनिया की जनसंख्या का 17% भाग रहता है, और जबकि अगर हम जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2.5% है. तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन का लोड है, बर्डन है हमारे ऊपर. अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी आप देखिए 21.8%, जो 21.8% कंट्री की पॉपुलेशन है, इट इज़ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन है. वो मीन्स उन्हें अपनी बेसिक नीड पूरी करने तक के लिए इनकम प्रोवाइड नहीं होती है. पॉवर्टी की वजह से, पुअर लोगों की वजह से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या इश्यूज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे सामने आ रहे हैं. नेचुरल एंडाउनमेंट, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो लगातार उनका पतन होता जा रहा है, लगातार वो कम होते जा रहे हैं. प्रोडक्शन और कंजप्शन के जो वेस्ट हैं, देखिए जैसा कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमारे प्रोडक्शन के वेस्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कंजप्शन के वेस्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं. बट उसकी भी एक लिमिट है. अगर लिमिट से ज़्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो एनवायरनमेंट भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये तीनों तरह के पोल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं एट एन अलार्मिंग स्टेज पर, अलार्मिंग लिमिट्स तक पहुंच गए हैं. डाइकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया. डबल फैक्टर्स क्या हैं डिग्रेडेशन के इंडिया में. फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी, पुअर पीपल. देखिए ज़्यादातर लोग गरीब हैं रूरल एरियाज़ में. वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट कर, लकड़ियाँ बेचकर उससे थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है. ठीक है, तो पॉवर्टी इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है. इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. रॉ मटेरियल हमें नेचर से ही प्रोवाइड किए जाते हैं मोस्टली. ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने रॉ मटेरियल हैरेस होंगे, और जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल को हम एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारा लगातार बढ़ता रहेगा. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक है वो पोल्यूट कर रहा है एयर को. इंडस्ट्रियल जो वॉइस है वो पोल्यूट कर रही है किसको, हमारे नॉइस को, नॉइस पोल्यूशन में वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है. वहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है. केमिकल्स हैं वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह. एग्रीकल्चरल वेस्ट है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है हम एनवायरनमेंट को बचाएं कैसे, जब इतना ज़्यादा नुकसान लगातार होता जा रहा है. तो बचाने के क्या क्या तरीके हैं, हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोशल अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करके, हम लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक करेंगे उतने ज़्यादा वो एनवायरनमेंट के लिए अपना योगदान देंगे, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में योगदान देंगे. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, बढ़ती हुई जनसंख्या भी एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने का बहुत बड़ा कारण है. अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ निकाले, ऐसी पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट करें, सिर्फ बनाए ना, एग्जीक्यूट करें, जिसकी हेल्प से पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए, तो उसमें भी हमारे जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, एनवायरनमेंट जो घट रहा है, जिसका पतन हो रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा. एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट को एनफोर्स करना है. मीन्स एक्ट तो बना दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको लागू नहीं किया, उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया है. तो वो सिचुएशन भी हमारे काफ़ी एनवायरनमेंट को सेव ना कर पाने में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है. तो सिर्फ एक्ट बनाओ मत, उसको अप्लाई भी करो. अफॉरेस्टेशन कैंपेन, अफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ.
ऐसे कैंपेन्स सरकार के द्वारा या एनजीओज़ के द्वारा या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लगाते रहने चाहिए देश के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने की मुहिम आगे बढ़े और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उतने ज़्यादा सेफ रहेंगे। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है। कैसे? जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। जिन इंडस्ट्रीज से एक्सेसिव स्मोक निकलता है, एक्सेसिव वेस्ट निकलता है, उन इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दो, उनकी टेक्निक चेंज करो प्रोडक्शन की, ठीक है। केमिकल्स जो वो यूज़ करें उन केमिकल्स को चेंज करो ताकि प्रोडक्ट वैसा ही बने बट कम हार्मफुल रहे हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वाटर मैनेजमेंट। पानी के मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवर्स के अंदर जो पानी है, नदियों के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकलाइज्ड होता है। क्यों? इंडस्ट्रीज़ अपना जो वेस्ट है, प्रोडक्शन का जो वेस्ट है वो कहाँ छोड़ देती है? वाटर के अंदर छोड़ देती है। तो उस पानी को अच्छे से ट्रीट करके जो रिवर्स का पानी उसको क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो रूरल एरियाज़ में होता है उसको प्रॉपर ट्रीट करके उनको हम कंपोस्ट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, खाद की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रॉपर ऐसे प्लान बनाने चाहिए, प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिसके हेल्प से जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो इसके प्रति और जागरूक हो और उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। देखिए हमारे जो देश है उसके अंदर ज़्यादातर स्लम एरिया है। स्लम एरिया मीन्स जो झोपड़पट्टी वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी गंदा होता है, कूड़ा कचरा सब वहीं पर होता है, ठीक है। और उसकी वजह से मच्छर, मक्खियाँ और ना जाने कितने कीड़े मकोड़े वहाँ पर पैदा होते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। तो हाउसिंग के सिस्टम को ज़्यादा बेटर बनाना है। स्लम्स एरिया को हटा के वहाँ पे अच्छे घर बनाइए, हवादार घर बनाइए, गवर्नमेंट को बनाने चाहिए और उससे जहाँ वहाँ पे स्लम एरिया में रह रहे थे उनको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वहाँ की हवा साफ हो, ठीक है, एयर पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसके अंदर हम लाइफ की क्वालिटी बढ़ाते हैं, अच्छी बनाते हैं फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। नेचर को नुकसान किए बिना, एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना। कैसे हमने किस किस तरीके से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है? डाइवर्स क्रॉप्स, ठीक है। एक ही लैंड पे हम काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो उगाने लगते हैं, जबकि हमें पता है एक लैंड एक तरह की क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरह की क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं, दोबारा उन्हें रीगेन किया जा सकता है। लेकिन एक ही लैंड पर अगर हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो जाएंगे लैंड के और वो सोयल को क्या बना देंगे? इनफर्टाइल बना देंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव माइनिंग। आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर की कुछ ज़्यादा ही खदानों में क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। खनन मीन्स माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उससे भी क्या हो रहा है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। स्मोक एंड अदर इंजीरियस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है धुएं की वजह से, उनसे निकलने वाले धुएं की वजह से, उसको भी कम करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इन सब चीज़ों पे अगर प्रॉपर कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से चलेगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए फीचर्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से
सबसे बड़ा मेन विशेषता क्या कही जाएगी कि इसके अंदर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और इकोनॉमिक वेलफेयर लगातार बढ़ता है। क्यों? देखिए, इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर लगातार इसमें दोनों ही चीज़ें साथ ही साथ चलती हैं। लोगों की इनकम भी बढ़ती है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ता है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता। तो इट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज़ रेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल सोर्सेज। ऐसा नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करते, उनको एक्सप्लोटेशन नहीं होता, प्रॉपर यूज़ होता है रेशनल तरीके से, समझदार तरीके से। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड नॉट टू बी इम्पेयर्ड। देखिए, जैसे पेट्रोल का हम एग्जांपल लेते हैं, हम पेट्रोल इतना ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे। आगे आने वाली सिचुएशन में हो सकता है फ्यूचर पेट्रोल के बारे में जाने भी ना, इतना ज़्यादा पेट्रोल के हमारे मतलब दुनिया में कमी होती जा रही है लगातार, ठीक है। लेकिन इसके अगर विपरीत हम कुछ न्यू डेवलपमेंट करें, न्यू इनोवेशन करें, जिससे हम सब्स्टिट्यूट कर सके पेट्रोल की जगह पर, या फिर फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें, तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे जाके अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बचा सकते हैं, नेचर को सेव कर सकते हैं। चेक ऑन पोल्यूशन, वो एक्टिविटीज़ जो पोल्यूशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, उन सब के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ किस किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सकती हैं। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, देखिए हमें इस तरह की प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ अपनानी चाहिए जो इनपुट एफिशिएंट हो। इट मीन्स कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाए। यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जैसे LPG, CNG, ये क्लीन फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता। इस तरह के फ्यूल से हमें ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। रूरल की डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे पुअर पीपल ज़्यादा होती हैं, तो वो कम पेड़ काटेंगे तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कम नुकसान होगा। कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट को सोलर पैनल्स की हेल्प से सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर पैनल्स हालांकि हम मानते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब मिलके साथ में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो सोलर पैनल्स को एक गांव के लिए, एक एरिया के लिए परचेज़ किया जा सकता है और उससे होने वाली जो बिजली है काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट उठाया जा सकता है, ठीक है। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट है हम उसको कंपोस्ट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। रिवर्स के अंदर जो वेस्ट है उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि रिवर्स का पानी भी रूरल एरिया में भी काफ़ी साफ़ पानी हम पहुँचा सकें। स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ द केमिकल इफ्लुएंस, लॉज है उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि उनको तोड़ने से पहले 100 बार सोचे कि मुझे काफ़ी भारी पेनल्टी उसके लिए पे करनी पड़ सकती है, तो लॉज को काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल असेट्स फॉर इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशन मतलब एक से दूसरी जनरेशन पे जाने के लिए अलग अलग से क्या हमें नेचुरल असेट्स को कंजर्व करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और उन्हें अप्लाई करना चाहिए। जैसे चिपको मूवमेंट आया था, अपिको मूवमेंट आया था साउथ में, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ट्री को काटने से रोकने के लिए लोग क्या थे, पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है। जैसे इनका कहना था कि अगर जैसे पेड़ों में जान है, जैसे हम में जान है, वैसे ही पेड़ों में भी जान होती है। आपको पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा, तो लोग पेड़ों पे कुल्हाड़ी चढ़ाने से पहले 100 बार सोचते थे कि हमें अगर पेड़ों तक पहुंचना है तो पहले हमें इस व्यक्ति को काटना होगा। तो लोगों ने पेड़ों को काटना काफ़ी कम कर दिया था। ये साउथ में चला था मूवमेंट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
जो पब्लिक मीन्स है ट्रांसपोर्ट के वो ज़्यादा क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो कम से कम पोल्यूशन करें, जैसे CNG LPG है, दिल्ली में मेट्रो है, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, कंफर्टेबल हो और कम से कम पोल्यूशन फ्री हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर, आपका 12 कंप्लीट हो गया है। कल से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आज आप अपना पूरा इकोनॉमिक, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था और एनवायरनमेंट था, उसका पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो सब पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।